हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर में एक कदम सफलता की ओर। ठीक है, तो हम ऑनलाइन यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में है ना। तो बात करें तो हम अपना कक्षा 11 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपना चौथा चैप्टर है हमारा। तो चौथे चैप्टर में हमने बहुत सी चीजें पढ़नी है और अब हम पहुंचे हैं ऐसी चीजों पर जिनके बिना आप रसायन विज्ञान या कहें तो उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको बात करनी है। जैसे हमने कल वाली वीडियो में, यानी जो हमारी पिछली वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था जालक के बारे में, जालक की ऊर्जा के बारे में, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर, यानी आबंध प्राचल। अब ये पैरामीटर क्या होते हैं, तो जैसे कि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो मॉलिक्यूल्स बने किससे होते हैं? एटम्स से। तो एटम्स किससे? एटम्स किसी लिंकेज के द्वारा मिल करके तब मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं ना। तो अब वो जिस लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, यानी हमारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग है ना, तो हम उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो अब देखना है कि उस बॉन्ड के बारे में हम और कौन कौन सी चीजें उसके कह सकते हैं कि बॉन्ड के गुण को हम देख सकते हैं, है ना। आबंध प्राचल से हम समझ सकते हैं बॉन्ड के गुण, यानी बॉन्ड को पढ़ने के लिए हमको कौन कौन सी चीजें जाननी होंगी। तब हम कह सकते हैं कि किसी दो एटम्स या किसी दो परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड है, या उनका एंगल कैसा है। ठीक है, उनमें रेजोनेंस है कि नहीं है, उनमें पोलैरिटी है यानी कहे तो ध्रुवता है या नहीं है। इन सब के बारे में देखेंगे कि हम उस आबंध यानी बॉन्ड के बारे में क्या क्या चीजें जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें अपने पहला पॉइंट देखते हैं कि हमको बॉन्ड पैरामीटर में कौन सी चीजें देखनी है। जैसे पहली बात होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। तो हम इसमें पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। इसके बाद होगा हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, यानी बॉन्ड की आबंध ऊर्जा। बॉन्ड एंथैल्पी के बाद होगी बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आबंध कोटि। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनाद, यानी बॉन्ड्स में अनुनाद कैसे होता है, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी में हम पढ़ेंगे बॉन्डों की ध्रुवता कैसे होती है, बॉन्ड कब किसी एटम की तरफ झुक जाते हैं या कब दूसरे एटम की तरफ झुक जाते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, यानी जिसका नाम है आबंध लंबाई। ठीक है, तो अब ये आबंध लंबाई क्या होती है भाई, लंबाई से पता है। और बॉन्ड लेंथ यानी आबंध की जो लंबाई होगी उसी को तो हम बोलेंगे आबंध लंबाई। ठीक है, कहने का मतलब जैसे किन्हीं दो एटम्स के बीच जो लिंकेज की दूरी होती है, यानी लिंकेज जो होता है उसकी जितनी लंबाई होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी उसी को हम बोलते हैं आबंध लंबाई। भाई यही तो लंबाई होगी। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो एटम्स के सेंटर से, यानी किन्हीं दो एटम्स, यानी ऐसे एटम्स जो बॉन्डेड हो, यानी जुड़े हुए हों, भाई ज्वाइंट होंगे तभी तो हम उनकी लंबाई निकालेंगे। तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो बॉन्डेड एटम्स के दोनों केंद्रों, एक दूसरे वाले एटम और एक पहले वाले एटम, यानी दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम बोलेंगे कि वो उसका बॉन्ड लेंथ, यानी उस आबंध की लंबाई है वो। ठीक है, अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहें देखिए क्या, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। वही कहा ना कि दो मॉलिक्यूल्स के, जो दो मॉलिक्यूल्स है उसके दो एटम्स के, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई यानी उसके नाभिक के बीच में, यानी जो एटम्स होंगे उनके नाभिक के बीच की दूरी जो होगी उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, यानी कि आबंध लंबाई। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। अभी आपको फिगर एक दिखाएं तो अभी आप देखिएगा फिगर में, उससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको ऊपर उस फिगर में दिख रहा है, आपको एक मिनट इसको मिटा देते हैं तब देखते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए डेफिनेशन, तब आपको फिगर दिखाते हैं। ठीक, क्या द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यानी साम्य दूरी जो होगी। ठीक है, जो साम्य दूरी होगी किन्हीं दो एटम्स के न्यूक्लियाई, यानी एटम्स के नाभिक के बीच की जो साम्य दूरी होगी उसी को हम उस बॉन्डेड एटम्स का बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसी में अगली बात आती है हमारी कोवेलेंट रेडियस। आप पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आपको दिख रहा है एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं एक स्मॉल आर ए दिखाया गया और एक स्मॉल आर बी। तो कहने का मतलब इन दोनों के जो सेंटर दिखाया गया है, ए और बी का सेंटर, ठीक है, वही हमारा न्यूक्लियस है, यानी वही हमारे परमाणु का नाभिक है।
तो उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी क्या, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी होगी ना, ठीक है। हम उसको लिख सकते हैं क्या, आर बराबर स्मॉल आर ए प्लस में आर बी, ठीक। कहने का मतलब ये जो दूरी होगी यही हमारी कहलाएगी क्या, कि ये हमारी रेडियस है, रेडियस नहीं कहेंगे, ये हमारे बॉन्ड लेंथ है, यानी बॉन्ड की आबंध की लंबाई हमारी कितनी है, आर, जो कि दिखाया जा रहा है आर ए प्लस आर बी से। तो बात करें तो वो जो आर ए और आर बी है वो क्या है, ये तो भी बॉन्ड लेंथ हुई ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की लंबाई है, यानी सहसंयोजक आबंध की लंबाई है, ठीक है। अब वो आर ए और आर बी क्या है देखेंगे, तो उसमें हमारी हेडिंग है, देखिए क्या, कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। तो इसी बॉन्ड लेंथ से संबंधित है ये कोवेलेंट रेडियस। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, देखेंगे उसी फिगर से, ठीक है। इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड बन रहा है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और देखिए क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इन ए बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। देखिए इसको समझने से पहले एक बात, कि जब हमारा कोई मॉलिक्यूल बनता था, मान लीजिए क्लोरीन बना था, ठीक है, तो हमने देखा था कि इसमें शेयरिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बीच में शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉनों की, एक इससे साझा होता है। तो कहने का मतलब बॉन्ड को बनाने में दोनों लोगों की हिस्सेदारी हो रही है ना, इसकी हिस्सेदारी भी है, इसकी हिस्सेदारी भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी बॉन्ड बनेगा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, यानी सहयोग होगा इसका, इस वाले एटम का भी और इस वाले एटम का भी, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो आबंध की लंबाई होगी इसमें दोनों का सहयोग होगा, पहले वाले एटम का भी और दूसरे वाले एटम का भी, कह सकते हैं कि दोनों एटम्स का सहयोग होगा। अब उसमें ये हो सकता है किसी एटम का ज्यादा सहयोग हो या किसी एटम का कम सहयोग हो, ठीक है, बस यही फर्क पड़ेगा, लेकिन सहयोग तो दोनों का होगा, ओके। तो ये देखिए, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इन ए बॉन्ड, मतलब जितने भी जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें हम जो जिन दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उनमें दोनों एटम्स से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। आप उस फिगर को देख सकते हैं कि उसमें एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है, ए वाला छोटा और बी वाला बड़ा। तो देख रहे हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, कहते तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना बॉन्ड की लंबाई में, आर ए एटम का कंट्रीब्यूशन है और आर बी एटम का कंट्रीब्यूशन है। तो वही कह रहा है कि ईच एटम इन ए बॉन्ड, मतलब दोनों एक बॉन्ड में दोनों एटम का यानी प्रत्येक एटम का कंट्रीब्यूशन है यानी सहयोग है। और क्या, इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम, मतलब जिस एटम का जितना सहयोग है उसी को बोल रहे हैं, उसी पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर परमाणु के लिए ही कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या, यानी जो आर ए है वो ए परमाणु जो है हमारा, यानी ए एटम जो है उसकी कोवेलेंट रेडियस है, यानी क्या है, आर ए जो दिखाया गया है कोवेलेंट रेडियस ऑफ आर ए क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एटम, ठीक है, ए। और आरबी क्या है, आरबी है कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी एटम, ऑफ बी, ठीक है। तो कहने का मतलब कोवेलेंट रेडियस, और ये क्या है, ये है हमारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ है, इसको इसी को बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, यानी सहसंयोजक आबंध की लंबाई, या अब ये सहसंयोजक आबंध की लंबाई बोल रहे हैं या फिर सीधे बोल रहे हैं आबंध की लंबाई जितनी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि आबंध की लंबाई निकली कैसे है, दोनों एटम्स के त्रिज्या का संयोग हुआ, यानी दोनों एटम्स की त्रिज्याएं जुड़ करके पूरी बंध की लंबाई बता रही हैं, है ना, बता रही ना, ठीक है। तो ये है कोवेलेंट रेडियस। और बात करें तो ये जो आबंध लंबाई होती है ये निकाली कैसे जाती है, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है किन्हीं दो एटम्स के बीच, यानी किन्हीं दो एटम्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में इस बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कई विधियां हैं, जैसे मान लें स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि है, इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है, ये सब कई प्रकार की विधियां हैं जिससे कि किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड की लंबाई होती है, यानी उनके न्यूक्लियाई के बीच की जो दूरी होती है उसको उन विधियों के, उन टेक्निक्स के द्वारा निकाला जाता है, जो कि आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें, ये कोवेलेंट रेडियस थी, ठीक। तो इसी तरीके से होती हमारी वांडर वाल रेडियस, क्या क्यों, क्योंकि वांडर वाल फोर्स का नाम सुना होगा, वांडर वाल
बॉन्ड भी बनता है। तो इसीलिए कोवेलेंट यानी वांडर वाल रेडियस भी हम देखते हैं कि वांडर वाल रेडियस क्या होती है। तो हम देखेंगे वांडर वाल रेडियस क्या होती है, लेकिन उससे पहले बताएं तो जो हमने अभी कोवेलेंट रेडियस पढ़ी उसको निकालते हैं। यानी उसको हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो आधा होती है किसका, जब हम सेम या कहे तो सेम मालिक्यूल कहे तो सेम ऐसे मालिक्यूल के लिए पढ़ते हैं कि जिसमें दोनों एटम सेम होते हैं यानी आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। तो उसमें जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो पूरे बंध की लंबाई यानी पूरे बॉन्ड लेंथ की आधा, ठीक है, यानी पूरे बॉन्ड लेंथ का आधा जो होता है वो एक एक एटम की कोवेलेंट रेडियस होती है यानी सहसंयोजक त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे वांडर वाल्स रेडियस। आप इस फिगर को देखिए क्योंकि बगैर फिगर के ये नहीं समझ आएगा वांडर वाल्स। ठीक है, देखेंगे फिगर में क्लोरीन एटम के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल के दिखाया गया है Cl2 के लिए। ठीक, तो देखिए क्या है, पहले परिभाषा लिख लीजिए। द वांडर वाल्स रेडियस रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ एटम which includes its valence cell in a non-bonded situation। कहने का मतलब जो वांडर वाल रेडियस होती है यानी वांडर वाल त्रिज्या जो होती है वो ओवरऑल साइज यानी पूरी साइज यानी उसका जो साइज होता है आकार, पूरे आकार को, उस परमाणु के पूरे आकार को दर्शाती है यानी पूरे आकार को दर्शाती है। कब? विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस सेल इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, यानी ये वैलेंस सेल को भी दर्शाती है, उस परमाणु के वैलेंस यानी संयोजी सेल को भी यानी संयोजी कोष को भी दर्शाती है, जो कि क्या होता है सेल इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन यानी वो आबंध बनाने के स्थिति में नहीं होता फिर भी उसको ये दिखाती है। ठीक, कहने का मतलब जब जो कोवेलेंट यानी ये जो वांडर वाल रेडियस होती है वह पूरे एटम का साइज दिखाती है। कब? जब वह बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी तैयार नहीं होता यानी जब वह बॉन्ड भी नहीं बनाता है तब की केस में वो वांडर वाल यानी तब की केस में वांडर वाल रेडियस उसका पूरा साइज दिखाती है। ठीक है, साइज मतलब वांडर वाल रेडियस ही होगा यानी पूरा जब वो बॉन्ड नहीं बनाता। और वो सब क्या दिखाती? कोवेलेंट रेडियस क्या थी? वो कोवेलेंट रेडियस थी जब उसने बॉन्ड बना लिया था यानी जब दो क्लोरीन के परमाणु जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे तब की रेडियस थी वो। लेकिन ये जो वांडर वाल रेडियस होती है ये उन दोनों क्लोरीन एटम्स मिलते नहीं यानी बॉन्ड नहीं बनाते हैं तब की केस में ये वांडर वाल रेडियस होती है। ठीक, आपको यहां से डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड। ठीक, कहने का मतलब एक किसी ठोस में देखिए इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, मतलब टू सिमिलर एटम्स मान सकते हैं Cl2, मान लीजिए Cl2 हो, H2 हो, O2 हो, कोई भी सिमिलर एटम्स हो। ठीक है, इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड मतलब ये जो रेडियस है वांडर वाल वो एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़े थे वहां एक मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। जैसे आप फिगर में देखिए, फिगर में आपको Cl2 का यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल का दिखाया गया है, तो देखेंगे आपकी एक ऊपर मॉलिक्यूल है और एक नीचे मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोवेलेंट रेडियस है वो देखिए कोवेलेंट रेडियस कितनी है, जो जिसको RC से दिखाया गया है, जो 99 पिकोमीटर है कोवेलेंट रेडियस आप देख रहे हैं कि उसके सेंटर यानी जो कहें तो नाभिक के उसके कहें तो परिधि बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस की दूरी ही है ना त्रिज्या, यानी सरकमफ्रेंस की दूरी ही वो त्रिज्या कहला रही है। किसकी? कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन एटम की। यहाँ पे क्लोरीन 4 एटम है क्लोरीन के, 2 उस मॉलिक्यूल में और 2 नीचे वाले मॉलिक्यूल में। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो वांडर वाल रेडियस है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दिखाई जाती है। जैसे देखिए तो पहले और दूसरे मॉलिक्यूल्स जहां पे सट रहे हैं वो दूरी, जहां पे सट रहे हैं वो दूरी, और दोनों तरफ आप किसी भी तरफ ले सकते हैं किसी क्लोरीन एटम की सेंटर यानी क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस ले सकते हैं, न्यूक्लियस का सेंटर। ठीक है, क्लोरीन एटम के सेंटर से वो जहां पे दोनों मॉलिक्यूल आपस में टच कर रहे हैं वो दूरी कहलाती है क्या? हमारी वांडर वाल रेडियस। और वांडर वाल कहें तो वांडर वाल लेंथ कितनी कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ, वांडर वाल बॉन्ड लेंथ जैसे कोवेलेंट लेंथ हुई वैसे वांडर वाल बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? उसी का 2 गुना, मतलब उसी पॉइंट से जहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स टच हुए हैं वहां से लेकर के एक क्लोरीन एटम दूसरे पहले मॉलिक्यूल के एक क्लोरीन एटम की बीच की दूरी उसमें जोड़ेंगे दूसरे मॉलिक्यूल में क्लोरीन के एक एटम की उस पॉइंट से दूरी जहां पे दोनों टच हो रहे हैं। ठीक है, तो वो होगी हमारी
कोवेलेंट यानी वो होगी मानी वंडर वाल लेंथ, यानी वंडर वाल बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक, यानी कह सकते हैं वंडर वाल बॉन्ड लेंथ की, यानी वंडर वाल बॉन्ड लंबाई होगी। ठीक है, ये है वंडर वाल लेंथ और कोवेलेंट रेडियस हो गया, वंडर वाल त्रिज्या हो गई। और हमने क्या पढ़ा, यानी कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ हमने पूरा पढ़ लिया कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है, यानी बॉन्ड बंध की लंबाई क्या होती है, कितने प्रकार के बंध बोल सकते हैं, कितने प्रकार के बंध की लंबाई नापते हैं, जैसे कितने प्रकार की त्रिज्या होती है, वंडर वाल त्रिज्या, कोवेलेंट त्रिज्या। ठीक है, यानी सहसंयोजक त्रिज्या भी होती है और वंडर वाल्स त्रिज्या भी होती है मॉलिक्यूल्स में। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं, हम कुछ नोट कर लेते हैं, यानी कोई टेबल बना लेते हैं, किसके लिए, कोवेलेंट रेडियस के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स का याद होना जरूरी है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में जैसे जो कॉमन मॉलिक्यूल्स होते हैं पाए जाने वाले, जिसका यूज हम ज्यादातर करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए लिख लीजिए। तो आप देख लीजिए पहले, यह है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस किसके लिए है, देखिए एक तरफ है बॉन्ड टाइप और दूसरी तरफ लिखा गया है कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, जो कि पिकोमीटर में है। ठीक, क्योंकि भाई इतना छोटा होता है तो उसको पिकोमीटर में लिखेंगे, मीटर में तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला देखिए OH बॉन्ड के लिए दिखाया गया है, तो OH बॉन्ड के लिए कितना है 96 पिकोमीटर। CH बॉन्ड के लिए दिखाया गया तो उसके लिए 107 है। बॉन्ड लेंथ है, ये रेडियस नहीं, बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ यानी आबंध की लंबाई है। ठीक है, NO के लिए देखिए 136 PM दिखाया गया है। CO के लिए दिखाया गया 143, CN के लिए 143, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए कितना 154 और कार्बन डबल बॉन्ड O के लिए कितना है देखिए 121। देखेंगे आप यहाँ पे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो रहा है और डबल बॉन्ड छोटा हो रहा है ना। आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखिए N डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके लिए 122 और C डबल बॉन्ड C के लिए 133। देखिए C सिंगल बॉन्ड C के लिए 154 था और C डबल बॉन्ड C के लिए 133 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए C डबल बॉन्ड N 138, C ट्रिपल बॉन्ड के लिए और कम हुआ, देखिए 116 हो गया। ठीक है, ऊपर C डबल बॉन्ड N था जिसका 138, लेकिन C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए 116 हो गया, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड बना वो और भी छोटा हो गया। ठीक है, और देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए 120, यानी ये कुछ कॉमन है जो यूज होते हैं, जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की लंबाई इतनी है लगभग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए भी है, डबल बॉन्ड के लिए है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, जिनका जनरली यूज होता है। ठीक है, बॉन्ड टाइप आप देखिए मॉलिक्यूल, किसी कोई मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो आप देखिए इसमें आप देख रहे हैं इस वाले फिगर में, यानी इस टेबल में आप देख रहे हैं कि H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ है कितनी 74 पिकोमीटर, यानी 74 पिकोमीटर। इसी तरीके से फ्लोरीन मॉलिक्यूल की लंबाई कितनी है, यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड की लंबाई कितनी है 144। इसी तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल में 199, ब्रोमीन मॉलिक्यूल में 228, आयोडीन मॉलिक्यूल में 267। इसी तरीके से नाइट्रोजन में देखिए जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है 109 पिकोमीटर। ऑक्सीजन में देखिए 121 पिकोमीटर। इसी तरीके से HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें आप देखेंगे 92 पिकोमीटर। इसी तरीके से HCl भी है 127, HBr है 141 और HI है 160। कहने का मतलब ये कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, वो बॉन्ड टाइप था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बॉन्ड की लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ की लंबाई दी गई है। बात करें जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, यानी बॉन्ड जो होता है इसकी लंबाई डिपेंड करती है दोनों मॉलिक्यूल्स पे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स किस यानी दोनों एटम्स पे कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तब ये बॉन्ड लेंथ तय होती है, यानी तब जाके बॉन्ड लेंथ बनती है। कम ज्यादा जो होगा वो दोनों एटम्स पे निर्भर करेगा। इसलिए कहीं भी कोई भी एटम बराबर कोवेलेंट रेडियस नहीं बनाता, यानी बराबर बंध नहीं बनाता, वो डिफरेंट प्रकार के बंध बनाता है। तो डिफरेंट साइज के बंध बनाता है, कभी लंबा, कभी छोटा, कभी और लंबा। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा कोवेलेंट यानी ये हमारा बॉन्ड लेंथ था। अब हम चलते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा बॉन्ड एंगल। तो देखेंगे हम कि आबंध कोण क्या होता है। ठीक, तो देखेंगे हम अपना दूसरा टॉपिक जो कि बॉन्ड पैरामीटर के लिए है, यानी आबंध प्राचल के लिए है। देखिए क्या बॉन्ड कोण यानी बॉन्ड एंगल, नाम से पता चला एंगल, बॉन्ड यानी आबंध कोण। तो कह सकते हैं कि
दो आबंध के बीच का जो कोण होगा उसी को हम बोलेंगे आबंध कोण, यानी बॉन्ड एंगल। दो बांडों के बीच की जो एंगल बनेगी दो बांडों के बीच में, उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, जैसे देखिए क्या है इसकी डिफिनेशन, तो कह सकते हैं द बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, हम बॉन्ड ही बोलते हैं लेकिन देखिए क्या है, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल। कहने का मतलब बॉन्ड एंगल हम उसको कहते हैं, यानी आबंध कोण वह कहते हैं कि जो ऐसे ऑर्बिटल के बीच की कोण, यानी ऐसे ऑर्बिटल के बीच का कोण जो रखते हैं कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास रखते हैं इन अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ। ठीक, तो कहने का मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं, उसी एंगल को ही बोलते हैं क्या, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है ठीक, ये इसका एग्जांपल होगा बॉन्ड एंगल, यानी H2O मॉलिक्यूल है जिसमें H और O, यानी OHOH कितना है 104.5 डिग्री। कहने का मतलब जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनती है, वाटर मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनती है वो होती है 104.5 डिग्री। ठीक है, एंगल है तो भाई एंगल को डिग्री से दर्शाते हैं। और बात करें तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है, यानी मॉलिक्यूल की आकार के कहे तो मॉलिक्यूल की आकृति के बारे में बताती है कि किस प्रकार की उसकी आकृति है। जैसे इसको क्या बोलेंगे, ये वी के आकार का बना है ना, ऐसे वी के आकार का, तो इसको हम बोलते हैं वी शेप्ड। उल्टा है ये लेकिन बोल सकते हैं क्या, वी शेप्ड है। वी शेप्ड मॉलिक्यूल है कौन सा, वाटर है ना। तो कहने का मतलब बॉन्ड एंगल हमारी सहायता करती है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाने में, यानी किसी मॉलिक्यूल की शेप को बनाने में। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल था। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। बॉन्ड एंगल हुआ, अब हम देखेंगे इसी में हमारा अगला पॉइंट जो होगा बॉन्ड एंथैल्पी, यानी आबंध ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे हम हमारा तीसरा पॉइंट जो कि क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी से बात करें तो हम भी लैटिस एंथैल्पी के बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी जालक ऊर्जा। तो वहां पे हमने देखा कि एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए किसमें उसके अलग अलग कहे तो एकदम सेपरेट कर दिया था, अलग अलग सेपरेट करने में जो ऊर्जा लगी थी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने में जो ऊर्जा लगी थी उसी को बोला था लैटिस एनर्जी। इसी तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी भी वही है कि क्या, देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स। मतलब ऊर्जा की जरूरत, यानी उतनी ऊर्जा जो कि आवश्यकता है हमें किसके लिए, ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, मतलब 1 मोल बॉन्ड। 1 मोल तो संख्या है, जिसको मोल के बारे में ना पता हो वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकता है, यानी शुरुआत में पहले चैप्टर में हमने मोल के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, यानी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ ऑफ पर्टिकुलर टाइप, मतलब एक ही प्रकार के 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, यानी बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या शर्त होनी चाहिए, बिटवीन 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट, यानी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, कहे तो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में किसी एक प्रकार के 1 मोल बॉन्ड को, यानी 1 मोल आबंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो जिसकी यूनिट होती है किलो जूल और मोल इनवर्स, या किलो जूल पर मोल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, जिसका एग्जांपल में आप देख लीजिए, कैसे एग्जांपल है कि हाइड्रोजन है लेकिन ये गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको तोड़ने के लिए हमको इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ी, यानी 498 किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल कह सकते हैं 1 मोल को तोड़ने के लिए। यहाँ पे आप पर मोल लिखें या सिर्फ इतना ही लिख दें किलो जूल, लेकिन ये पता होना चाहिए बॉन्ड आबंध एंथैल्पी है, यानी भाई पर मोल को ही तोड़ने के लिए तो हम कह रहे हैं कि ऊर्जा की जरूरत होगी, तो वही 1 मोल ये होगा इसको तोड़ने के लिए। H और H यानी दोनों अलग अलग हुए गैसीय माध्यम में, तो क्या होता है इनके बीच का जो बॉन्ड था, ये वाला देखिए, इनके बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया।
यानी गैसियस स्टेट में। अब ये कैसे हो गए, ये हो गए इस तरीके से H और H, ठीक है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में है। ओके, गैसियस स्टेट, ये G दिखा रहा है गैसियस स्टेट है ना, तो कहने का मतलब ये इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इन गैसियस स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था में उसको होना चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए हमको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, इसलिए ये जो एनर्जी है ये इस मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी इस बॉन्ड के लिए, जो ये बॉन्ड बना है इनके बीच में, उसके लिए कहलाएगा बॉन्ड एंथैल्पी, यानी बॉन्ड ऊर्जा, या कहें तो आबंध ऊर्जा, या कह सकते हैं आबंध एंथैल्पी। लेकिन किस बॉन्ड के लिए, मात्र H2 बॉन्ड के लिए, यानी H और H बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कहे तो एक प्रकार के एटम, यानी दोनों में सेम प्रकार के एटम है। इसी तरीके से होगा जब हेट्रोन्यूक्लियर एटम हो, ठीक है, यानी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। जब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आएगा जिसमें डिफरेंट प्रकार के एटम्स हों, तो उसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रकार के एटम्स के लिए। इसको हम साफ करते हैं थोड़ा सा, देखिए देखिए ये तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड था, हम डबल बॉन्ड के लिए भी बात कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कर सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड के लिए अगर देखिए जिसके बीच में ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड बना हो, जैसे देखिए बात करें तो O2 का बॉन्ड कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड O, ये बनता है O2 के लिए। इसको जब हमको अलग करना होगा, यानी इस मॉलिक्यूल्स के एटम्स को जब हमको अलग करना होगा, तब देखिए कैसे होगा, ये गया और O हुआ अलग, ये गैसीय स्टेट, और फिर प्लस ऑक्सीजन, फिर से ये भी गैसीय स्टेट, ठीक है। तो इस केस में जितनी एनर्जी की जरूरत हमको पड़ी इसको अलग करने के लिए, वो देखिए कितना है, यानी जितनी एनर्जी की हमको जरूरत पड़ी वो देखिए डेल्टा AH कितना 498 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी 498 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी की जरूरत हमको यहां भी पड़ रही है, ठीक है। देख रहे हैं 498 किलो जूल पर मोल लिखा गया है, यानी 498 किलो जूल मोल की जरूरत हमको इसको तोड़ने के लिए भी हुई है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, ये 435 ही होगा, 498 ज्यादा है, 435.8 होगा, ठीक है। वही हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए ये होगा 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये 435 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो इतनी एनर्जी की जरूरत हो रही है हमको ऑक्सीजन के एटम्स को अलग अलग करने में, यानी जो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण किया था, उसको अलग अलग करने के लिए हमको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। इसी तरीके से बात करें तो हेट्रोन्यूक्लियर के लिए बात हम कर रहे थे कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जब होंगे तब किस तरीके से हम लिखेंगे। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको जब अलग करने की जरूरत हमको पड़ेगी, गैसीय स्टेट में ही है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए, गैसीय स्टेट में ही हो। तो हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में अलग हुआ, प्लस क्लोरीन गैसीय स्टेट में अलग हुआ। लेकिन अब जो एनर्जी की जरूरत पड़ी इसको अलग करने के लिए, वो देखिए कितनी पड़ी, 431.0 या 431 कह सकते हैं, 431 किलो जूल पर मोल, 431 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी इतनी एनर्जी की जरूरत हमको पड़ी किसको, इस HCl के एटम्स को अलग अलग करने में, जो कि गैसीय स्टेट में है, ठीक है। तो ये तो ऐसे एटम्स के लिए था, नहीं ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए था जिसमें सिर्फ 2 एटम्स थे और एक ही बॉन्ड था, है ना। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे तो पाए नहीं जाते, मॉलिक्यूल्स और भी पाए जाते हैं जिनमें कई सारे बॉन्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं ना। तो देखेंगे हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसमें डिफरेंट टाइप के, कहें तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, या कहें तो एक से अधिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसमें किस तरीके से इसकी अवधारणा है, यानी किस तरीके से वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी को बताया जाता है। देखेंगे हम बात कर रहे थे कि जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, कौन सा हो, पॉलीएटॉमिक, यानी ऐसे मॉलिक्यूल हो, जब ऐसे मॉलिक्यूल हो जहां पे 2 एटम से ज्यादा एटम हो, यानी 3 एटम हो, 4 एटम हो, 5 एटम और भी एटम्स हो, उस केस में हम आबंध एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्या, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द टर्म एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी अब औसत आबंध एंथैल्पी का यूज होगा,
क्या औसत भाई, जब ढेर सारे होंगे तब तो औसत यूज होगा, 2 होते तो हम सीधे सीधे यूज कर रहे थे ओनली बॉन्ड एंथैल्पी यानी आबंध एंथैल्पी। लेकिन अब ढेर सारे बॉन्ड हो जाएंगे हमारे, ढेर सारे मालिक एटम्स हुए तो ढेर सारे बॉन्ड्स भी होंगे, तो अब सबका औसत निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे औसत निकाला जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जो कुल टोटल यानी कुल बॉन्ड एंथैल्पी होगी, यानी कुल बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड के टूटने की जो एंथैल्पी होगी, कहें तो एक एक बॉन्ड के लिए अलग अलग हम आबंध एंथैल्पी निकालेंगे और उसको सब कुछ जोड़ देंगे, तो वही होगी टोटल हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। और फिर क्या, बाय द डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, यानी जो टोटल बॉन्ड्स डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, यानी कितने बॉन्ड टूटे हैं, है ना। कहीं मतलब जितने बॉन्ड्स उस मॉलिक्यूल में होंगे, टूटेंगे जितने, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी उसी को हम भाग देंगे किससे, जितने बॉन्ड्स को हमने तोड़ा होगा, तब हमारी आ जाएगी क्या, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, देखिए जैसे इसका एग्जांपल एक लिया गया है H2O मॉलिक्यूल के लिए। तो H2O मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में था, पहले इसके एक बॉन्ड को तोड़ा गया, 2 बॉन्ड बनेंगे इसमें, एक बॉन्ड को तोड़ा गया तो एक हाइड्रोजन अलग हुआ और एक OH रह गया। तब यहाँ पे जो एनर्जी मिली हमको वो 502 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा देनी पड़ी हमको इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, फिर बात की जब OH बचा, ये तो टूट गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी ये बचा है। तो जब OH को तोड़ा गया, OH को एनर्जी दी गई 427 किलो जूल, तब जाके ये टूटा H में और O में, यानी तब जाके ये अलग अलग हुआ। तो अब देखेंगे हम किस तरीके से हम निकालेंगे किसको, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या हमने कहा है टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जोड़ेंगे पहले, यानी टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, 502 और 427 को जोड़ेंगे ना, तो कितना 502 प्लस 427 और बटे में कितना, जितने बॉन्ड्स हमने तोड़ा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, यानी जितने बॉन्ड्स तोड़े हैं, कितने बॉन्ड्स, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा, एक बॉन्ड यहाँ पे, यानी कुल 2 बॉन्ड्स हमने तोड़े हैं, तो 2 से भाग दे देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 और 2 0 2 और ये कितना होगा 5 4 9, यानी 929 बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 0.5, यानी इतना किलो जूल पर मोल है, इतना किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमारा क्या आया है, ये आया हमारा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी ये हमारी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है। किसके लिए, H2O मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं। तो यहां से आप एक चीज और देखें, तो एक चीज और गौर करें, अगर देखिए क्या कि जब इस तरीके का मॉलिक्यूल था तब हमको ऊर्जा देनी पड़ी कितनी, यहां भी H और O का बॉन्ड ही टूटा है, तब ऊर्जा 502 किलो जूल लगी। लेकिन वही OH बॉन्ड जब इस कंडीशन में हमको तोड़ना पड़ा, तब हमको ऊर्जा 427 किलो जूल देनी पड़ी। तो कहने का मतलब ऊर्जा में डिफरेंस है ना, यहाँ भी OH बॉन्ड टूटा। देखिए इस केस में भी OH बॉन्ड ही टूटा था, इस तरीके से मॉलिक्यूल था तो OH बॉन्ड ही टूटा था, और यहाँ भी OH बॉन्ड ही टूटा है। लेकिन दोनों जगहों पे एनर्जी जो है वो डिफरेंस है, यहाँ पे 502 किलो जूल और यहाँ पे 427 किलो जूल। तो कहने का मतलब कि बॉन्ड टूटना, यानी बॉन्ड को टूटने के लिए अलग कंडीशंस, यानी अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया था O ने, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। यहाँ पे O ने 1 बॉन्ड बनाया था तो यहाँ पे कम एनर्जी की जरूरत पड़ी, तब जाके ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि जब हमको आबंध को तोड़ने, यानी बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, तब बंध मजबूत होगा, यानी स्ट्रांगेस्ट होगा, या कहें तो स्ट्रांगर होगा। और जब हमको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो कह सकते हैं कि बॉन्ड वीकेस्ट है, यानी वीकर है। ठीक है, तो कहने मतलब इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, ठीक है, किसी बंध के लिए, यानी किसी बॉन्ड के लिए जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, उस बंध की स्टेबिलिटी, या कहें तो उस बंध की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या है ना, उस बंध की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
यानी उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तभी वो टूटेगा जब हम उसको अधिक एनर्जी देंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। क्या? लार्जर द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, यानी लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी हमको आबंध एंथैल्पी देनी, जितनी ज्यादा आबंध एंथैल्पी होगी उतना ही मजबूत उसमें, यानी उस अणु में बंध भी, जितने भी बंध बनेंगे वो उतने ही मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी हुई हमारी तीसरी टॉपिक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है कहें तो बॉन्ड ऑर्डर, यानी जिसको हम बोलते हैं आबंध कोटि। ठीक है, तो देखेंगे चौथा पॉइंट जो कि बॉन्ड पैरामीटर का होगा। ठीक है, देखिए क्या बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आबंध कोटि। तो अब आबंध कोटि क्या होता है? ठीक है, देखिए क्या द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्या? द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है ये हमें क्या बताती है, या किसके द्वारा हमको पता चलता है? ये पता चलता है हमको कि कितने बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल के, किसी दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, वही हमको बताता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। जैसे देखिए एक बार फिर से देखिए, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में कितने बंध बने हुए हैं, वही होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे देखिए एग्जांपल में ये टेबल, ठीक है, मॉलिक्यूल है और बॉन्ड ऑर्डर। तो जब मॉलिक्यूल H2 था, इसके बीच में एक बॉन्ड, तब बॉन्ड ऑर्डर 1। इसी तरीके से जब O2 था, बीच में 2 बॉन्ड, तब बॉन्ड ऑर्डर 2। और जब N2 था यानी नाइट्रोजन, तब बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी इसके बीच में 3 बंध बने हुए हैं। और कहें तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, जो हमारा नाइट्रोजन है, इसकी एंथैल्पी जो होती है वो होती है 946 किलो जूल। क्या? 946 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है किसके लिए? N2 के लिए ये सबसे ज्यादा होती है, यानी कहे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणु अणु के लिए ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है 3। ठीक है, द्विपरमाणु अणु जो भी होगा उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है, इसलिए इसकी एंथैल्पी भी सबसे अधिक है 946 किलो जूल। ये सबसे अधिक एंथैल्पी है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। और बॉन्ड ऑर्डर में कुछ कॉमन चीजें, यानी कुछ कह सकते हैं की पॉइंट्स बोल सकते हैं, जो हमको कॉम्पिटिशन्स में ये फायदेमंद होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक की पॉइंट ये है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। ठीक है, या आइसो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। तो कहने का मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक F के पास 9, तो 2 F के पास 18 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो इसी तरीके से O2 पे कितने होते हैं? O2 2 माइनस, लेकिन पहले O2 को बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O2 का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन एक O के पास, तो 2 O के पास 16 तो O2 के पास है, फिर 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़े हैं ना, तो कहने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का हो रहा है कितना? 1, यानी दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कॉमन है और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर है 1। इसी तरीके से यहाँ देखिए N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 और 7, यानी 14 इलेक्ट्रॉन N2 के पास। CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इसके पास, 8 इसके पास, यानी 8 से 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से N और O प्लस, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ठीक है, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, O के पास कितने? 8, यानी 8 7 15, लेकिन एक प्लस लगने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला है, तो कह सकते हैं 14 हुए। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि अभी इधर हमने देखा भी है N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनके बीच में, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इनके पास भी और इनके पास भी।
तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर है 1 और इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, यानी इनके बॉन्ड ऑर्डर से हम मतलब समझ सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसके एटम्स के बीच में बॉन्ड की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, आप बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको बॉन्ड ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे फार्मूला भी दिया गया है बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकलता कैसे, उससे हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था। ठीक, तो अब इन 4 बातों यानी जो 4 बातें हमने देखी आज, उनसे एक निष्कर्ष निकलता है हमारा। ठीक है, उस निष्कर्ष को देख लेते हैं कि वो निष्कर्ष क्या कहता है। ठीक, तो इससे आप देखेंगे कि ये जितनी भी बातें हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी को छोड़ के हम यानी किसी एक को पकड़ के हम दूसरे की भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें तो इन सभी से जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ क्या होगा, जैसे हम बताया बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी यानी आबंध ऊर्जा सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इसके साथ इंक्रीज करेगी ना। तो क्या मतलब, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज। भाई बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि यहां से बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ तो बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलो जूल हो गई। तो कहने का मतलब विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज। और अब बताइए बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो किस पे फर्क पड़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड। तो बॉन्ड एंथैल्पी के बढ़ने से बंध की लंबाई क्या होगी, छोटी की बड़ी। भाई जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी अधिक है यानी कि बॉन्ड शॉर्टर होता जा रहा है ना। तो कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। देखिए, एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो बॉन्ड लेंथ अब यहाँ पे हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कहने मतलब विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर द बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। और बताइए बॉन्ड लेंथ के डिक्रीज करने से जब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो क्या हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, है ना। सीधी बात, सभी में एक रिलेशन आ गया, संबंध आ गया कि जिससे मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में बात होने लगी। ठीक, तो क्या विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। है ना। तो क्या हुआ, द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज यानी कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी यानी मॉलिक्यूल का स्थायित्व बढ़ गया। कैसे, देखिए कैसे। ठीक है, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, जो बॉन्ड एंथैल्पी थी वो बढ़ती चली गई। जब एक बॉन्ड था तो बॉन्ड बड़ा था तो उसको तोड़ने में कम ऊर्जा देनी पड़ी। जब डबल बॉन्ड बना यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ तो डबल बॉन्ड बना, तब छोटा बॉन्ड हुआ तो पहले वाली की तुलना में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। जब 3 बॉन्ड ऑर्डर हुआ तो 3 बॉन्ड तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो इनके बाद क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है ना। जिस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है। और बॉन्ड लेंथ छोटी होने से जो स्टेबिलिटी होती है हमारे मॉलिक्यूल की यानी अणु का स्थायित्व होता है वो बड़ा हो जाता है, अधिक हो जाता है। कहें तो जो मॉलिक्यूल ज्यादा छोटा होता है उसके बॉन्ड छोटे छोटे होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल या ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आबंध कोटि जो है यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूल के अस्थायित्व के बारे में बताता है ना। बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अस्थायित्व के बारे में आबंध कोटि बताता है, यानी जितनी ज्यादा आबंध कोटि होगी यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा मॉलिक्यूल उतना ही
स्टेबल होगा, यानी उतना ही स्थायित्व को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आज का? आज के जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, यानी आज के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े वो आपको कैसे लगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो लगी कैसी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।